दीवार के करीब से होता हुआ सहरा की लामहदूद वसतों में दाखिल हो गया। हमने अपने साथ पानी की छागल और खुश्क अंगूर और खुश्क अंजीरें रख ली थी। नौकर सहरा में एक खास रास्ते पर चल रहा था। आसमान सितारों से भरा था। ठंडी खुनक हवा चल रही थी। मेरा गाइड जानी रिखाश का नौकर बड़ा बातूनी निकला। वो यरूशलेम के मज़ाफात का रहने वाला था और तिल अबीब में कई साल तक टैक्सी चलाता रहा था। उसने तिल अबीब के होटलों और क्लबों की खुफिया है जान खेज दास्तानें छेड़ दी थी। फिर यरूशलेम की बातें करने लगा। वो यरूशलेम में भी 1 साल तक किसी कारखाने में नौकरी करता रहा था। वो मुझसे पूछने लगा कि मेरा घर यरूशलेम के किस मोहल्ले में है। मैंने एक मोहल्ले का नाम ले लिया और वो उस मोहल्ले से वाकिफ था। जब उसने कुछ आदमियों का नाम लिया तो मैंने मौजू बदल दिया कि कहीं मुझसे कोई घपला ना हो जाए। उस नौकर की उम्र ज्यादा नहीं थी, अभी 30 बरस का भी नहीं था। मैंने उससे मोहब्बत की बातें शुरू कर दी कि अब तक उसने कहाँ कहाँ मोहब्बत की है। वो जोर से हंसा और उसने इब्रानी जबान में किसी कदीम शायर का एक शेर पढ़कर सुना दिया। यूं ही बातें करते करते हमने आधे से ज्यादा फासला तय कर लिया। जब पौ फट रही थी तो हम एक नखलिस्तान में पहुंच गए। यहाँ उतरकर थोड़ी देर आराम किया। ऊंट को चरने और पानी पीने के लिए छोड़ दिया। थोड़ी खुश्क अंजीरें खाई। मैंने नौकर से रिखाश के भाई के बारे में पूछा जिसके नाम का रुक्का लेकर हम उसके यहाँ जा रहे थे। नौकर ने हाथ आंखों पर रखकर कहा वो बड़ा नेक दिल इंसान है। मैं जब भी उसके यहाँ अंगूरों का मटका लेकर गया हूँ मुझे $15-20 उसने जरूर दी है। बड़ा मजहबी आदमी है। मैं तो इबादत गाह अब कभी कभार ही जाता हूँ, मगर मेरे मालिक रिखाश का ये बड़ा भाई गिदान रोज इबादत गाह में जाता है। मैंने कस्सन उससे पूछा कि गिदान का ताल्लुक जेरिको के सियासी लीडरों और सरकारी अफसरों से भी है। मुझे बार बार ये एहसास होने लगा था कि कहीं मुझे किसी जाल में तो नहीं फंसाया जा रहा। नौकर बोला गिदान बड़ा मजहबी आदमी है। वो लीडरों और सरकारी अफसरों से दूर भागता है। वो तो खामोश तबीयत वाला है, बहुत कम बात करता है। आप उससे मिलकर बहुत खुश होंगे। अब मेरी शदीद ख्वाहिश हुई कि वो खत पढ़ा जाए जो रिखाश ने अपने भाई गिदान को लिखा है। मैंने नौकर से कहा कि जरा दिखाओ तो रिखाश ने खत में क्या लिखा है। मैं नहीं चाहता कि गिदान मेरी ज्यादा खातिरदारी करे। रिखाश ने जरूर लिखा होगा कि अल शिकोल की बड़ी खिदमत करना, उसने मेरी बीवी की जान बचाई है। रिखाश के नौकर ने थैले में से लिफाफा निकाल कर मुझे दे दिया और कहने लगा सर आपकी खिदमत तो अब हमारा फर्ज बन गई है। सच तो ये है कि अगर आप न होते तो हमारी मालिकन का डाकुओं के शिकंजे से अपनी इज्जत बचा कर निकलना नामुमकिन था। आप खत पढ़ लें। मालिक ने अपने भाई को ताकीद की होगी कि वो आपकी खूब खिदमत करे। खत एक सफेद कागज पर लिखा था और लिफाफा बंद नहीं किया गया था। ये इब्रानी जबान में 6 सतरी खत था। रिखाश ने वाकई अपने भाई को मेरी बेहद तारीफ करने के बाद लिखा था कि अलशिकोल हमारा सबसे मौजज मेहमान है, इसकी खिदमत में कोई कसर उठा न रखना। नीचे खास तौर पर एक सतर बढ़ाई गई थी कि अलशिकोल को अगर रकम की जरूरत हो तो उसे जरूर दे देना। खत पढ़कर मेरे दिल में रिखाश के बारे में जो शुबहात पैदा हुए थे वो सब के सब दूर हो गए। मैंने खत पढ़कर उसे लिफाफे में डालकर रिखाश के नौकर के हवाले कर दिया। थोड़ी देर बाद हम ऊंट पर सवार हुए और अपने सफर पर चल दिए। जिस वक्त हम जेरिको शहर के दरवाजे में से गुजर रहे थे दिन निकल आया था। ये सफर मुख्तसर था और बड़े सुकून और आराम के साथ पिछले पहर की खुनक हवाओं में तय हो गया। गिदान का मकान जेरिको शहर के एक बाजार के नुक्कड़ पर वाक़ था। जेरिको एक मुख्तसर मगर इंतहाई कदीम शहर था, जहाँ कुशादा बाजार भी थे और तंगो तारीख ढकी हुई गलियां भी थीं। चंद एक जदीद इमारतें भी बनी हुई थीं। शहर के दरवाजे के बाहर खेत और खजूर के बेशुमार बाग थे। यहाँ भी यरूशलेम की तरह अक्सर औरतों की आंखें नीली थीं और बाल सुनहरी। गिदान की छोटी सी हवेली थी, उसका दरवाजा खुला था। हमारा ऊंट हवेली के सहन में दाखिल हुआ तो झरोके में से किसी औरत ने झांक कर देखा। शायद उसने रिखाश के नौकर को पहचान लिया था। गिदान ने खुद मकान के बरामदे में आकर हमारा इस्तकबाल किया। नौकर ने गिदान से मेरा सरसरी तारुफ करवाया और फिर उसके भाई का खत दिया। खत पढ़कर गिदान जैसे मेरे आगे बिछ गया। झुककर उसने मेरे हाथ चूमे, आंखों से लगाए और अपनी बीवी को बुलाकर कहा देखो नौमाश, ये हमारा सबसे बड़ा मोहसिन है। इसने मेरे भाई की इज्जत को डाकुओं से बचा लिया। नौमाश वही औरत थी जिसने झरोके में से नीचे देखा था। जरा पुख्ता उम्र की यहूदन थी, जिस्म मजबूत और माथा चौड़ा था। स्याह आंखों में मोहब्बत की गर्मी अभी तक मौजूद थी। उसने सर पर यहूदी औरतों वाली टोपी पहन रखी थी। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुराई और जरा सा झुककर ताजीम बजा लाई। मेरे लिए एक बैठक में फर्श पर कालीन डालकर तकिए लगा दिए गए। गिदान खुद मुझे गुस्ल खाने में ले गया। मैंने गुस्ल किया। गिदान ने मेरे कपड़ों पर इतर लगाया। हवेली के सहन में एक तरफ लकड़ी के खम लगाकर उसके ऊपर अंगूर की बेलों की छत डाल दी गई। उस छत के नीचे सुर्ख यूनानी कालीन पर बैठकर हमने नाश्ता किया। नाश्ते में भेड़ के गोश्त के पारचे, मक्खन, अंगूर, घर में तैयार किया गया केक, सेब का जूस और खमीरी रोटी के टुकड़े मौजूद थे। नाश्ते पर गिदान ने मेरे यरूशलेम के कारोबार के बारे में थोड़ा सा पूछा। फिर उसने उसमें ज्यादा दिलचस्पी न ली। वो बार बार मेरी बहादुरी की तारीफ कर रहा था। कहने लगा अल शिकोल मेरे बच्चे, तुम यरूशलेम के रहने वाले हो। जेरिको के मज़ाफात में जो डाकू रहते हैं तुम उन्हें नहीं जानते।
उनके चुंगल से उनके शिकार को निकाल लाना ऐसा ही है जैसे कोई सांप के मुंह से मनका निकाल लाए। फिर अपनी बीवी नौमाश की तरफ मुतवज्जे होकर कहने लगा, नौमाश, इस नौजवान ने हमारे खानदान को हमेशा के लिए खरीद दिया है। ग़ैदान ने मुझे यरूशलेम में अपने रिश्तेदारों के पते बताए और मुझे ताकीद की कि मैं यरूशलेम जाते ही उनसे मिलूं और बार बार मिलता रहूं। अल-शिकोल, तुम हमारे फैमिली मेंबर बन चुके हो, तुम्हें अब हमें मिलते रहना होगा। मैं जब भी कभी यरूशलेम आया तुम्हें जरूर मिलूंगा। उसकी बीवी नौमाश ने दो एक बार मुझे अजीब सी नजरों से देखा। ऐसा हुआ कि मैंने दूध का गिलास उठाते हुए जो नौमाश की तरफ देखा तो वो पहले ही से अजीब सी नजरों से मुझे देख रही थी। हमारी नजरें चार हुई तो उसने घबरा कर मुंह दूसरी तरफ कर लिया। मैंने महसूस किया कि इन आंखों में एक पुरस्कार पैगाम था। उस पैगाम को मैं अच्छी तरह जानता था। मुसीबत यह थी कि मैं उस लाइन का आदमी नहीं था। मेरे सामने एक आला मकसद था और जिन लोगों के सामने जिंदगी का कोई अरफा मकसद होता है उन्हें ऐसी फुरुआत में कोई दिलचस्पी नहीं होती। ताहम मैंने एक बात जरूर महसूस की थी कि ग़ैदान की बीवी की आंखों में बेपनाह कशिश और जादू था। ग़ैदान नाश्ता खत्म करके सबसे पहले उठा। वो नीले रुमाल से मुंह पोंछता हुआ बोला, मैं दोपहर के खाने के लिए खुद बाजार से गोश्त लाता हूँ। तुम थके हुए हो, जब तक आराम करो। मैं तैवा पी रहा था। उसकी बीवी ने अपने खामद की तरफ गहरी निगाह से देखा। मैंने कोई ख्याल न किया और ग़ैदान से कहा कि नौकर ले आएगा, आप क्यों तकलीफ करते हैं। ग़ैदान मुस्कुराया और बोला, मैं अपने मौजज़ मेहमान की मेज़बानी का काम नौकरों पर नहीं डाल सकता। वो चला गया तो मैंने कहवा खत्म करके सिगरेट सुलगा लिया और गाँव तकिए से टेक लगा कर हल्के हल्के कश लगाने लगा। ग़ैदान की बीवी अपने तहवे का कप वहीं दस्तरखान पर रख कर अपने कमरे की तरफ बढ़ी। मैंने महसूस किया कि वो कुछ बेचैन सी हो रही है। ये तमाम एहसासात मेरी छठी हिस्स की मरहून मिन्नत थे जो यकलख्त बेदार हो गई थी। रिखाश का नौकर भी चंद सेकंड के बाद जूता पहनकर उठा और गुस्ल खाने की तरफ बढ़ा। मैं दस्तरखान पर अकेला रह गया। इतने में मुझे हल्की सी इश्क की आवाज सुनाई दी। मैंने पलट कर देखा। ग़ैदान की बीवी नौमाश अपने कमरे के दरवाजे की ओट में खड़ी थी और मुझे इशारे से अपनी तरफ बुला रही थी। मैं एकदम से चौकन्ना हो गया। खतरा मेरे सर पर मंडला रहा था। मैंने प्याली दस्तरखान पर रखी और तेजी से उठा, जूता पहना और नौमाश के कमरे में चला गया। उसने फौरन ही दरवाजा बंद कर दिया। मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोली, अल-शिकोल, तुम फौज के भगोड़े हो। लिखाश ने तुम्हारे बारे में मेरे खामद को खुफिया जबान में खत में इशारा दिया था कि अल-शिकोल सरकारी राइफल चुरा कर फौज से भागा हुआ सिपाही है, इसे पुलिस के हवाले कर दो। मेरा खामद पुलिस को लेने गया है। मेरे पांव तले की जमीन निकल गई। अगरचे मेरे पाकिस्तानी और मिस्री जासूस होने का राज उनमें से किसी पर नहीं खुला था और वो लोग मुझे इस्राएली फौज का भगोड़ा समझ रहे थे, लेकिन एक बार पुलिस ने पकड़ लिया तो ये राज ज्यादा देर तक राज नहीं रह सकता था। नौमाश ने अभी तक मेरा हाथ अपने हाथ में ले रखा था। मैंने सरगोशी में कहा, फौज में मेरी एक अफसर से दुश्मनी हो गई थी, इसलिए राइफल लेकर भाग निकला। नौमाश, तुमने मुझे आने वाले खतरे से खबरदार किया है, अब तुम मुझे यहाँ से निकाल दो। नौमाश ने मेरा हाथ दबाया और बोली, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया है, लिखाश के नौकर पर भरोसा न करना, वो उन सब से मिला हुआ है। मैंने उसी से ग़ैदान को ये बात करते सुना है कि ये लोग पुलिस की खुशनुदी हासिल करने के लिए ऐसा कर रहे हैं। तुम मेरे साथ आओ। नौमाश मुझे अपने कमरे के अतबी दरवाजे से निकालकर एक तंग व तारीक कोठरी में ले आई जहां टूटा फूटा सामान भरा पड़ा था। वो आगे आगे चल रही थी। उसके लिबास से मशरिक़ वस्ता की कदीम पुरस्रार रोमान परवर दास्तानों जैसी तिलिस्मी खुशबू आ रही थी। कोठरी के कोनों में वो एकदम रुक गई। मैं रुकते रुकते उससे टकरा गया। उसने मेरी तरफ देखा, फिर तेजी से दीवार के साथ खड़ी लिपटी हुई चटाई को परे धकेल दिया। पीछे एक छोटा सा दरवाजा निकल आया। उसने मेरा हाथ थाम दिया और बोली, उस तहखाने में छुप कर बैठ जाओ, जब तक मैं न आऊं इसी जगह खामोश बैठे रहना, जल्दी अंदर जाओ। ये यहूदी औरत मेरे लिए उस वक्त फरिश्ता रहमत बनकर इस घर में नमूदार हुई थी। मैंने उसका दिली शुक्रिया अदा किया और छोटे से दरवाजे से गुजरकर अंधेरे में उतर गया। लकड़ी की छोटी सी सीढ़ी से उतरकर मैं एक संदूक नुमा तंग और नीम तारीख तहखाने में आ गया जो आधा शायद अनाज की बोरियों से भरा हुआ था। छत के पास एक सलाखदार छोटा सा रोशनदान था जिसमें से ताजा हवा और हल्की हल्की दिन की रोशनी अंदर आ रही थी। मैं बोरियों के साथ लगकर फर्श पर बैठ गया। उसके बाद बाहर जो कुछ हुआ वो मुझे ग़ैदान की बीवी नौमाश की ज़बानी मालूम हुआ। उनको मैं आपकी दिलचस्पी के लिए वाक़यात के तसलसल के साथ यहाँ बयान करना ज्यादा बेहतर समझता हूँ। नौमाश ने मुझे तहखाने में बंद करने के बाद कोठरी का दरवाजा बंद करके आगे लिपटी हुई चटाई अपनी जगह पर दरवाजे के साथ खड़ी की। कोठरी से बाहर निकलकर उसने दरवाजे को बंद करके ताला लगाया और अपने कमरे से बाहर उसी जगह पर आ गई जहाँ थोड़ी देर पहले हम लोग नाश्ता कर रहे थे। लिखाश का नौकर गुस्ल खाने से निकल आया था और कुछ परेशान सा था। नौमाश जानती थी कि वो किस लिए परेशान है। उसने करीज को आवाज दी और फिर कहा कि दस्तरखान उठाए। फिर रिखाश के नौकर की तरफ मुतवज्जे होकर पूछा, रिखाश की बीवी को जाकर मेरी तरफ से कहना कि कुछ देर के लिए हमारे यहाँ आ जाए, डाकुओं ने उसका घर देख लिया है। नौकर जैसे चौंक सा पड़ा। जाहिर है वो कुछ और ही सोच रहा था। बोला, बहुत अच्छा, मैं कह दूंगा।
फिर इधर उधर देखते हुए पूछने लगा कि अलचिकोल कहाँ गया है। कनीज आकर बर्तन तश्त में रखने लगी थी। नुमाश उसकी मदद करने लगी। बेनियाजी से बोली, कह रहा था कि मैं बाजार से सिगरेट लेने जा रहा हूँ। मैंने कहा था कि यहीं नौकर से मंगवा देती हूँ, मगर वो माना नहीं। विखाश कर नौकर कान खुजाता बाहर निकल गया। नुमाश खूब जानती थी कि वो कहाँ और क्यों गया है। इतने में मकान के बाहर बाजार में बड़ी तेजी से एक जीप के रुकने की आवाज आई। गिदान इसराइली पुलिस को लेकर पहुंच गया था। वो पुलिस की वर्दी पोश सिपाहियों के हमरा तेजी से अंदर दाखिल हुआ। उसकी बीवी नुमाश ने अब अदाकारी शुरू कर दी। गिदान ने बेचैनी से पूछा कि मेहमान अलचिकोल कहाँ है। नुमाश ने चेहरे पर तशवीश के तासुरात पैदा करते हुए कहा, खैरियत तो है गिदान, पुलिस क्यों साथ लाए हो? गिदान सर झटक कर बोला, तुम ये बताओ कि मेहमान अलचिकोल कहाँ है, ये बहुत जरूरी है। नुमाश ने तैवे की चैनक कनीज को पकड़ाते हुए कहा, वो तो अभी अभी बाजार सिगरेट लेने गया है, कह रहा था कि मैं सिगरेट खरीद कर अभी आता हूँ। इस असना में इसराइली पुलिस का इंस्पेक्टर गुस्ल खाने का दरवाजा खोलकर अंदर झांक चुका था। जब उन्हें मालूम हुआ कि अलचिकोल मकान से बाहर गया है तो वो सब बाहर को दौड़े। नुमाश का खावंद गिदान भी उसके साथ था। नुमाश ने इत्मीनान का सांस लिया। थोड़ी देर बाद ही ये लोग वापस आ गए। गिदान का सांस फूल रहा था। उसके साथ इंस्पेक्टर भी था। आते ही बोला, अलचिकोल आया? नुमाश रुमाल से कोने में मेज पर रखे चमड़े के गुलदान को साफ कर रही थी। वो भी बज़ाहिर परेशान सी होकर उसके पास आ गई और बोली, वो तो नहीं आया, आखिर बात क्या है गिदान, कुछ मुझे भी बताओ। इंस्पेक्टर कुर्सी पर नाउम्मीद सा होकर बैठ गया। गिदान ने कहा, अलचिकोल हमारी फौज का भगोड़ा था, वो फौज का असलहा चुरा कर भाग गया था। तुम जानती हो कि मैंने हमेशा कानून की मदद की है। नुमाश बोली, गिदान ये बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? मैं उसे कभी यहाँ से बाहर न निकलने देती। तुमने मार्केट में देखा। गिदान भी तख्त पर बैठ गया और सर पर बंधा हुआ रुमाल उतार कर अपना चेहरा पोंछते हुए बोला, उसे जरूर शक पड़ गया होगा, इसलिए मेरे बाहर निकलते ही वो फरार हो गया। यहूदी पुलिस इंस्पेक्टर ने नुमाश की तरफ मुतवज्जे होकर पूछा, बहन कहीं वो मकान में ही तो नहीं छुप गया? नुमाश बोली, वो तो मेरे सामने बाहर बाजार में निकला था। मैंने खुद उसे सामने वाले दरवाजे से निकलकर बाजार में जाते देखा है। वो कुछ घबराया हुआ था और तेज तेज चल रहा था। इंस्पेक्टर ने गिदान के कांधे पर हाथ रखा और उठते हुए बोला, गिदान तुम्हारी फर्ज शनासी का शुक्रिया, मगर ये भगोड़ा जेरिको से बचकर नहीं निकल सकता। मैं शहर की नाकाबंदी करवा रहा हूँ, तुम भी ख्याल रखना। वैसे मैं एक सफेद पोश सिपाही तुम्हारे घर के बाहर निगरानी के लिए छोड़े जा रहा हूँ। इतने में रिखाश का नौकर भी हाँपता कांपता आ गया। गिदान ने पूछा, कुछ पता चला? नौकर ने नफी में सर हिलाया और कालीन पर बैठ गया। पुलिस इंस्पेक्टर बोला, फिक्र न करो गिदान, हम उसे बहुत जल्द पकड़ लेंगे। पुलिस इंस्पेक्टर तेजी से बाहर निकल गया तो नुमाश अदाकारी करते हुए अपने खामद पर बरस पड़ी। बोली, तुमने कभी अपने दिल की बात मुझे नहीं बताई। तुमने हमेशा मुझे नौकरानी समझा है। अगर तुम मुझे पहले बता देते तो मैं भला अलचिकोल को कभी बाहर न जाने देती। तुमने पुलिस की खुशनुदी हासिल करने का एक मौका जाया कर दिया गिदान। गिदान सर खुजाने लगा, फिर उठा और बोला, छोटा शहर है, वो बचकर नहीं निकलेगा, पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी। मैं थाने जाता हूँ, तुम यहाँ ख्याल रखना। अगर वो इसी तरफ निकल आया तो उसे बातों में लगाकर कनीज के हाथ थाने खबर करवा देना। अव्वल तो जो सफेद पोश सिपाही बाहर खड़ा है वही उसे पकड़ लेगा। हमने उसे अलचिकोल का हुलिया बता दिया है। इंस्पेक्टर ने यरूशलेम के फौजी हेडक्वार्टर में सिग्नल दे दिया है। वहां से अलचिकोल की तस्वीर भी थाने पहुंच जाएगी। गिदान नौकर को साथ लेकर घर से चला गया। नुमाश ने कनीज को बुलाकर कहा कि वो मार्केट जाकर चाय के 2 बड़े पैकेट खरीद लाए। जब कनीज चली गई तो नुमाश ने मकान के सहन वाले दरवाजे को बंद कर दिया, फिर अंदर से कुंडी लगाई। खामोशी से कदम उठाती वो अपने कमरे में आ गई। अपने कमरे का दरवाजा बंद करके उसने अंदर से चटखनी चढ़ाती और अकबी कोठरी से गुजरती तहखाने वाले दरवाजे पर हल्की सी दस्तक देकर बोली, अलचिकोल, मैं नुमाश हूँ। उस वक्त मैं तंगो तारीख तहखाने की गर्मी और हब्स में बैठा सोच रहा था कि पुलिस वालों को जब पता चल जाएगा कि मैं फला नंबर की राइफल लेकर भागा हूँ तो वह नंबर सारा भांडा फोड़ देगा और उन्हें पता चल जाएगा कि असल में मैं कौन हूँ। इसलिए जरूरी है कि इस राज के तश्तज़बाम होने से पहले पहले मैं यहाँ से किसी तरह फरार हो जाऊं। इस ज़िम्न में नुमाश मेरी मदद कर सकती थी। दरवाजे पर दस्तक के साथ मुझे नुमाश की आवाज सुनाई दी तो मैंने उठकर जल्दी से दरवाजा खोल दिया। वो मेरे साथ सीढ़ियां उतरकर तहखाने में आ गई। तहखाने में गर्मी और अंधेरा था। रोशनदान में से जो दिन की रोशनी और हवा आ रही थी वो नाकाफी थी। नुमाश ने मुझे बाजू से थामकर बोरियों के पास बिठा लिया और पुलिस के आने और फिर मेरी तलाश में निकल जाने का सारा वाकया सुना दिया। अलचिकोल मकान के बाहर एक वर्दी पोश पुलिस का संतरी 24 घंटे निगरानी पर है। पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा है कि वो सारे शहर की नाकाबंदी करवा रहा है। ये लोग पीछे फौज वालों को तुम्हारी इत्तला देकर वहां से तुम्हारी तस्वीर भी मंगवा रही हैं। यह इत्तला मेरे लिए खासी परेशान कुन थी। आखिर हालात वही रुख इख्तियार कर रहे थे जिसका मुझे खदशा था। मैंने नुमाश से कहा, नुमाश, मैं फौज में वापस गया तो मुझे 10 साल की सजा हो जाएगी। तुम यहाँ से फरार होने में मेरी मदद करो। मैं तुम्हारा ये एहसान जिंदगी भर फरामोश नहीं करूंगा। नुमाश ने अब अपना दिल खोलकर मेरे सामने रख दिया।